हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ संकलन बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि संकलन बैच के आलोक में फिलहाल जो अभी आपका डिस्कशन है भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में है, और भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में जो भी आपका डिस्कशन होने जा रहा है वो बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम पर क्या होगा, आधारित होगा। हमने पहले ही आपको बता दिया होगा कि संकलन बैच का जो वेरी कंप्लीट डेडिकेशन होगा वो केवल उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में होगा, और यहां संकलन बैच का पूरा जो आपका ध्यान होगा वो आपके स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन की ओर होगा। यानी कि आपका जो स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन होने जा रहा है उसमें जो भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में आपका पाठ्यक्रम कहता है उसी पाठ्यक्रम को फिलहाल अभी हम कैलकुलेट करेंगे कहां पर, संकलन बैच के आलोक में। जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित होंगे ही कि आपके पाठ्यक्रम की भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में जो सबसे पहली शब्दावली है, सबसे पहली शब्दावली क्या कहती है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। और भारतीय संविधान की विशेषताओं का जो वेरी फर्स्ट डिस्कशन है वो हमने कर लिया है। यानी कि भारतीय संविधान की विशेषताओं में जो वेरी फर्स्ट डिस्कशन हमने लिया था वो हमने इस रूप में लिया था कि भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक विस्तारित संविधान है। तो हमने आपको वहां पर कुछ तौर तरीके बता दिए होंगे कि अगर आप तकनीकी तौर पर, संवैधानिक तौर पर अगर इस बात को प्रमाणित करके चलना चाहते हैं कि भारतीय संविधान ही क्यों विश्व का सर्वाधिक विस्तारित संविधान है, तो जो भी आपके आवश्यक तौर तरीके हैं आपको उनके अकॉर्डिंग कैसे व्यवहार करके चलना है वो तमाम प्रकार की बातें क्या है हमने आपको बता दी हैं। अब देखो, भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत आज की चर्चा में हम संविधान सभा को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब यहां पर देखो, संविधान सभा को जब आप कैलकुलेट करने की बात करोगे, क्योंकि संविधान सभा ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, संविधान सभा को लेकर के ऑलरेडी काफी लेंथी डिस्कशन हो चुके हैं। तो हम एक काम करेंगे कि संविधान सभा को लेकर के जो भी आपकी पहले की चर्चाएं हैं उन तमाम प्रकार की कक्षाओं को संकलन बैच का जो आपका प्लेलिस्ट है उसमें एडअप करवा देंगे, उसमें जुड़वा देंगे। तो वो तमाम प्रकार की जो पहले की कक्षाएं हैं वो आपको बता करके चलेंगी कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन किन परिस्थितियों में हुआ, ब्रिटिश कालीन भारत में संविधान सभा को लेकर के कब किसने किस प्रकार की डिमांड की, संविधान सभा ने कार्य कैसे किया। तो वो तमाम प्रकार की जो आपकी अनिवार्य कक्षाएं हैं हम उनको रिपीट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मामला क्या है, आपके समय का है, तो हम उनको रिपीट नहीं करना चाहते। हम एक काम ये करेंगे कि वो तमाम प्रकार की जो कक्षाएं हैं वो संकलन बैच का जो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें एडअप करवा दी जाएंगी, उसमें हम उनको जुड़वा देंगे। आप अपना उचित समय निकाल के उन तमाम प्रकार की पुरानी कक्षाओं के साथ क्या है अपना जुड़ाव करके चलेंगे। डिस्कशन तो हमें संविधान सभा के बारे में ही करना है, लेकिन संविधान सभा के बारे में जो डिस्कशन है आज थोड़ा क्या होगा, डिफरेंट होगा, और इसमें कुछ तथ्यात्मक जानकारी भी साथ ही साथ आपको मिलते रहेगी, और एक बढ़िया आपका क्या बन जाएगा, कॉन्सेप्ट यहां से आपका क्या है बन भी जाएगा। तो टॉपिक तो आपका वही रहेगा। टॉपिक में आपको क्या कहना है कि टॉपिक हमने क्या लिया हुआ है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो टॉपिक आपका बनता है जी भारतीय संविधान की विशेषताएं। टॉपिक में क्या कहेंगे, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ओके, भारतीय संविधान की विशेषताएं, डन। अब भारतीय संविधान की विशेषताओं में हमें आज क्या मुद्दा जोड़ना है, संविधान सभा का धरातल हमें जोड़ना है। हमें क्या जोड़ के चलना है, संविधान सभा का धरातल हमको जोड़ के चलना है। संविधान सभा का धरातल हमको क्या है, जोड़ के चलना है। तो जब हम संविधान सभा का धरातल जोड़ के चलेंगे तो हमें क्या क्या कहने का मौका मिल जाएगा। अब हमें संविधान सभा के गठन वगैरह की कोई बातें नहीं करनी है, हमने आपको समझा दिया है और आप समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एक तो आप ये बात कहेंगे कि संविधान सभा का जुड़ाव है तो हमारा संविधान कैसा संविधान हो जाता है, लिखित संविधान हो जाता है।
एक तो आप ये बात कह के चलेंगे कि अगर संविधान सभा का जुड़ाव है तो हमारा संविधान कैसा हो जाता है, लिखित संविधान हो जाता है। और दूसरी बात आप ये कहेंगे कि जिस संविधान के साथ संविधान सभा का जुड़ाव हो जाता है, जिस संविधान के साथ संविधान सभा का जुड़ाव हो जाता है, ऐसे संविधान को आप विकसित संविधान नहीं कहते हैं। ऐसे संविधान को आप क्या है, विकसित संविधान नहीं कहते हैं। ऐसे संविधान को आप विकसित संविधान नहीं कहते हैं, बल्कि ऐसे संविधान को आप क्या कहते हैं, निर्मित संविधान कहते हैं। ये कुछ अनिवार्य शब्दावलियां हैं जो आपको परीक्षाओं में परेशान कर सकती हैं। आप ऐसे संविधान को विकसित संविधान नहीं कहते हैं, बल्कि ऐसे संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। ऐसे संविधान को क्या है, निर्मित संविधान कहते हैं। यानी कि अगर आप संविधान सभा का जुड़ाव लेकर के चलेंगे तो आप लिखित संविधान के साथ साथ क्या है, भारतीय संविधान को विकसित संविधान ना कहते हुए आपको यहां पर क्या कहना है, भारतीय संविधान को निर्मित संविधान कहना है। अब बातें पूरी करनी पड़ेंगी, बातें पूरी करनी पड़ेंगी, किसी भी प्रकार की कंजूसी हम ले नहीं सकते यहां पर। अब कोई अगर आपसे पूछ ले कि भाई आपने बहाना क्यों बना लिया कि ठीक है, ये तो हमको समझ में आता है कि संविधान सभा का जुड़ाव है, तो आप भारतीय संविधान को लिखित संविधान कहने की बात करोगे, क्योंकि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया है, निर्मित किया है, तो आप भारतीय संविधान को क्या है, निर्मित संविधान में कह दोगे। लेकिन कोई अगर आपसे पूछ बैठे कि भारतीय संविधान को आपने विकसित संविधान क्यों नहीं कहा, तो मेरे प्यारे साथियों, विकसित संविधान एक ऐसे संविधान को कहा जाता है जो अपने भौगोलिक क्षेत्र की सामाजिक परिस्थितियों, अपने भौगोलिक क्षेत्र की सांस्कृतिक परिस्थितियों, अपने भौगोलिक क्षेत्र की धार्मिक परिस्थितियों, अपने भौगोलिक क्षेत्र की आर्थिक परिस्थितियों और अपने भौगोलिक क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियों का आत्मसातीकरण करते हुए धीरे 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 अपने आप को क्या है, विकसित करने की बात करता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान के साथ संविधान सभा की व्यवस्था तो नहीं है ना। तो अगर आप ब्रिटेन के संविधान को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो ब्रिटेन का संविधान जो है उसको आप कभी भी निर्मित संविधान नहीं कहते हैं, क्योंकि उसको संविधान सभा ने बनाया ही नहीं। वो संविधान कैसा बना, वो संविधान विकसित संविधान बना। वो अपने यहां की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनका आत्मसातीकरण करता है और धीरे धीरे अपने आप को क्या है, विकसित करने की बात करता है। तो आप विकसित संविधान नहीं कहेंगे, बल्कि आप क्या कहेंगे, निर्मित संविधान कहेंगे। तो एक तरीका तो आपको क्या मिल जाता है, ये आपको यहां पर मिल जाता है। अब मैंने पहले ही आपको बताया कि संविधान सभा के गठन, संविधान सभा के व्यवहार पर यहां आपको कोई भी चर्चा करके नहीं चलनी है, क्योंकि चर्चाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं। हमने बता दिया है कि उनकी वीडियोज आपको किस प्रकार से मिलेंगी। आज हमको कुछ नया समझना है, और नया यह समझना है कि ठीक है, आपके संविधान के साथ संविधान सभा की व्यवस्था तो जुड़ा हुआ है ना, लेकिन आपके संविधान सभा की आलोचना का धरातल भी है। आपके संविधान सभा की आलोचना का धरातल भी है। आपके संविधान सभा की क्या आलोचना का धरातल भी है। तो अगर कोई चुनौतीपूर्ण सवाल उस भाषा को आत्मसातीकरण करते हुए आ जाए जिस भाषा में भारतीय संविधान का आलोचनात्मक, भारतीय संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन जुड़ा हुआ है, तो आप परेशानी में आ सकते हैं। इस नाते आज की खास चर्चा हमने आपके सामने रखी है। तो आलोचना के धरातल में क्या कहा जाता है, आलोचना के धरातल में एक बात यह कही जाती है कि भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा एक प्रतिनिधि सभा नहीं थी। भारतीय संविधान सभा एक प्रतिनिधि सभा नहीं थी, एक प्रतिनिधि सभा नहीं थी। भारतीय संविधान सभा एक प्रतिनिधि सभा नहीं थी। अब इसमें तर्क क्या दिए जाते हैं, तर्क ये दिए जाते हैं कि संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा
संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से 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 नहीं चुने गए, नहीं चुने गए। बात तो सच है, प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से नहीं चुने गए। यह बात हमने वहां पर भी बहुत गहराई में जाकर के कैलकुलेट की है, जहां हमने ये समझा रखा है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। एक एलिगेशन ये भी लगाया जाता है भाई, एक एलिगेशन ये भी लगाया जाता है कि संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया में संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया में संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया में क्या कहेंगे भाई, संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को नहीं अपनाया गया। यानी कि आपकी संविधान सभा का यह बहुत ही बड़ा एक उस समय क्या माना गया, आलोचनात्मक मूल्यांकन माना गया। लोगों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि भारतीय संविधान सभा अपने आप में कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। भारतीय संविधान सभा अपने आप में क्या है, कोई प्रतिनिधि सभा नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं, जब उनका इलेक्शन हुआ तो आप ये बात कह करके चलेंगे कि उसमें जनता ने प्रत्यक्ष तौर पर मतदान नहीं किया था और उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति को नहीं अपनाया गया। और असल में कैबिनेट मिशन तो ये चाहता था कि भारतीय संविधान सभा का अगर आप इलेक्शन की बात करेंगे, यानी कि संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात करेंगे, तो कैबिनेट मिशन का मानना यह था कि इन दोनों ही पैटर्न को अपनाया जाए। लेकिन बाद में कैबिनेट मिशन ने अपने प्रावधानों में परिवर्तन किया और कहा कि भारतीय संसाधन काफी कमजोर हैं, क्योंकि भारतीय संसाधनों का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में किया गया है। तो उसने अपनी बातों में परिवर्तन किया और कहा कि 1945 में प्रांतीय विधान मंडलों के गठन जो हुआ है, यानी कि 1945 में प्रांतीय विधान मंडलों का जो गठन हुआ है और उस गठन की प्रक्रिया में जनता ने जो मतदान किया है, तो प्रांतीय विधान मंडलों के या प्रांतीय विधानसभाओं के जो आपके सदस्य हैं, वही सदस्य निर्वाचक मंडल की भूमिका निभाएंगे और संविधान सभा के सदस्यों के संदर्भ में प्रत्यक्ष तौर पर मतदान करेंगे। लेकिन यहां थोड़ी बारीकी तो है, मैं इसमें बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन यह आलोचना तो की गई है, यह आलोचना तो की गई है कि संविधान सभा के जो आपके सदस्य हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से नहीं चुने गए। और संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया में क्या है, संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया में क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति को नहीं अपनाया गया। क्या कहा, संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति को नहीं अपनाया गया। यानी कि कुल मिलाकर के हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, कुल मिलाकर के हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि फॉर्मूला ये नहीं था, फॉर्मूला ये नहीं अपनाया गया। जैसे मान लीजिए एक और आपने क्या कहा, संविधान सभा के सदस्य आपने कहा, इनके साथ आपने क्या जोड़ा, निर्वाचन का धरातल जोड़ा, निर्वाचन के साथ आपने क्या जोड़ा, जनता जोड़ा। तो जनता को क्या नहीं दिया गया, जनता को प्रत्यक्ष मतदान नहीं दिया गया, जनता को प्रत्यक्ष मतदान नहीं दिया गया। और जनता को क्या नहीं दिया गया, जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी नहीं दिया गया। इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने काम यह किया कि फार्मूला क्या बना, फार्मूला यह बना कि संविधान सभा के सदस्य, आप ऐसा व्यवहार करेंगे, संविधान सभा के सदस्य और संविधान सभा के सदस्यों के साथ क्या जोड़ेंगे, निर्वाचन आप जोड़ेंगे।
क्या जोड़ेंगे? निर्वाचन आप जोड़ेंगे। तो निर्वाचन किसने किया? निर्वाचन जो किया वो किसने किया? वो किया प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों ने। प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों ने, प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों ने। और जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य हैं, इनका निर्वाचन किसने किया? इनका निर्वाचन किसने किया? इनका निर्वाचन किसने किया? तो भाई इनका निर्वाचन कौन करेगा? जनता करेगी, है ना। इस फॉर्मूले में जनता ने किया प्रत्यक्ष मतदान, यहां पर किया प्रत्यक्ष मतदान, कंफ्यूज मत हो जाना। और जनता को यहां पर क्या नहीं दिया गया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं दिया गया। कुल मिलाकर के आलोचक यह कहना चाहते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों को जनता ने प्रत्यक्ष तौर पर मतदान के माध्यम से नहीं चुना। यानी कि जो आलोचक हैं ये वाला फार्मूला देना चाह रहे थे, जो आलोचक हैं इस बात के, वो ये वाला फार्मूला देना चाह रहे थे कि अगर ये फार्मूला आप लेकर के चलते कि संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से चुने जाते, और जब जनता प्रत्यक्ष मतदान करती तो आप फार्मूला क्या अपनाते? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का फार्मूला अपनाते, यानी कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को मतदान करने का अधिकार देते। तब हम संविधान सभा को प्योरली क्या मान के चलते? एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी मान के चलते। लेकिन आपने इस फार्मूले को नहीं अपनाया। आपने कार्य क्या? आपने कार्य यह किया कि जनता ने 1945 में प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से, जनता ने 1945 में क्या है? प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को चुना। लेकिन जब जनता ने 1945 में प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को चुना, तो उस समय भी आपने क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उनको नहीं दिया। वोट करने का अधिकार केवल उनको था जो अंग्रेजों को टैक्स ज्यादा दिया करते थे। तो जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य बने उन्हीं को बाद में आपने क्या बनवा दिया? निर्वाचक मंडल बना दिया। इन निर्वाचक मंडल के सदस्यों ने, यानी कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। कब चुना? 1946 में चुना। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रत्यक्ष मतदान किया। इन्होंने क्या किया? प्रत्यक्ष मतदान किया। इन्होंने क्या किया? प्रत्यक्ष मतदान किया। तो आप दोनों फार्मूलों को अच्छे से ऑब्जर्व करो, जरा दोनों फार्मूलों को अच्छे से ऑब्जर्व करो। इस बात के आलोचक जो हैं, हमने आपको बता दिया है, इस फार्मूले को कैलकुलेट करवाना चाहते थे, लेकिन ये फार्मूला कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है ना। जनता का जुड़ाव तो है, लेकिन जनता का जुड़ाव कैसे? अप्रत्यक्ष तौर पर है। अप्रत्यक्ष तौर पर कैसे? कि जनता ने प्रत्यक्ष मतदान का प्रयोग तो किया है, लेकिन जब प्रत्यक्ष मतदान का 1945 में प्रयोग किया गया तो जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ तब भी नहीं जोड़ा गया। मतदान करने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को दिया गया जो अंग्रेजों को ज्यादा कर दिया करते थे। लेकिन 1945 में जनता ने प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से प्रांतीय विधानसभाओं के जिन सदस्यों को चुना, वो क्या बना? बाद में एक निर्वाचक मंडल बना, इलेक्टोरल कॉलेज बना। और 1946 में प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो अगर संविधान सभा के सदस्यों को आप जनता के साथ जोड़ने की बात करेंगे तो मामला किसका जोड़ के आता है? अप्रत्यक्ष मतदान का जोड़ के आता है। अप्रत्यक्ष मतदान का जोड़ के आता है। यानी कि जनता ने प्रत्यक्ष तौर पर जिन लोगों को चुनने का कार्य किया, उन लोगों ने आगे चल करके प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करने का कार्य किया। तो आलोचक बात कह रहे थे अपनी ये कि हम इस फार्मूले को नहीं अपना रहे हैं, हमें तो ये वाला फार्मूला चाहिए था। आप तो संविधान सभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से चुन लेते और उनको क्या देते? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दे देते। क्योंकि आपने ये वाला फार्मूला दिया ही नहीं, आपने फार्मूला ये वाला कैलकुलेट किया। और जब आप संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को जनता के साथ जोड़ने की बात करेंगे तो जनता का जुड़ाव प्रत्यक्ष तौर पर नहीं है, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के माध्यम से है, यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर है, अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से है। तो वो लोग अपनी बातें कह रहे थे, साफ साफ कहा।
अब मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सवाल आ सकता है कि निम्न कथनों पर विचार करो। नंबर 1, भारतीय संविधान सभा एक प्रतिनिधि सभा नहीं थी। भारतीय संविधान सभा एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, तो ऐसे लैंग्वेज को पकड़ने में आपको परेशानी ना हो, इस नाते ऐसा व्यवहार हो रहा है। इस नाते क्या है? ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। और इसका डिटेल डिस्कशन जो प्लेलिस्ट में आपके एक्स्ट्रा वीडियो ऐड होंगी ना, उनके माध्यम से आपको मिल जाएगा। यहां मुझे कुछ नई बात आपको बतानी थी, और नई बात में हल्का सा मैंने पुराना जुड़ाव किया है, और उम्मीद करके चलता हूं कि इस चीज के बारे में अब आपको कोई परेशानी या आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मामला क्या है? क्योंकि हमें इसमें संविधान सभा को कैलकुलेट करके चलना है। हमें इसमें सारी कैलकुलेशन क्या है? संविधान सभा की कैलकुलेशन करनी है। और संविधान सभा की जो भी हम रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन करेंगे ना, उसमें संविधान सभा को ही हमें क्या करना है? क्रिटिसाइज करके चलना है। क्योंकि आलोचना के धरातल एक तो नहीं है, कई सारे आपके सामने आते हैं। अब देखो मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि यह कहा जाता है कि अगर आपने बात किसकी की है? संविधान सभा की, तो संविधान सभा का आलोचना का एक अन्य धरातल, आलोचना का एक अन्य धरातल, आलोचना का एक अन्य धरातल क्या कहता है भाई? तो आलोचना का एक अन्य धरातल यह कहता है कि भारतीय संविधान सभा, यह सही भी है, कुछ हद तक सही है। भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा एक संप्रभु, एक संप्रभु, एक संप्रभु निकाय नहीं थी, एक संप्रभु निकाय नहीं थी। यह भी आलोचना है कि भारतीय संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी। संप्रभु निकाय नहीं थी, इसके बारे में आप क्या जोड़ के चलेंगे? भारतीय संविधान सभा अगर एक संप्रभु निकाय नहीं है, इसके बारे में आप क्या जोड़ के चलेंगे? इसके बारे में आप जोड़ के चलेंगे ये बात कि संविधान सभा, संविधान सभा के व्यवहार के संदर्भ में, संविधान सभा के व्यवहार के संदर्भ में, संविधान सभा के व्यवहार के संदर्भ में अंग्रेजी हस्तक्षेप, अंग्रेजी हस्तक्षेप, संविधान सभा के व्यवहार के संदर्भ में अंग्रेजी हस्तक्षेप आप जोड़ के चलेंगे। तो अंग्रेजी हस्तक्षेप जो है उसमें आलोचकों का मत क्या है? उसमें जो आपके आलोचक हैं, आलोचकों का, आलोचक में कोई नाम आपको हाईलाइट करके नहीं चलना है, क्योंकि यहां पर सामूहिकता है, और जहां सामूहिकता आ जाती है तो वहां किसी पर्टिकुलर नेम को आप हाईलाइट करके नहीं चलते हैं। तो आलोचकों का मत क्या है? आलोचकों का मत यह है कि प्रत्येक बैठक के पहले, प्रत्येक बैठक से पहले, प्रत्येक बैठक से पहले, प्रत्येक बैठक से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी, सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। प्रत्येक बैठक से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। प्रत्येक बैठक से पहले क्या है? सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। आलोचक ये कहते हैं क्योंकि उनका मानना यह है कि अगर संविधान सभा अपने आप में एक संप्रभु निकाय होती तो संविधान सभा के व्यवहार के किसी भी कोने में अंग्रेजों का हस्तक्षेप आपको नजर नहीं आता। लेकिन अगर हम इस बात को ऐसे कैलकुलेट करें कि यहां पर आलोचकों का मत क्या बनता है? यहां पर आलोचकों का मत यह बनता है कि संविधान सभा को अपनी प्रत्येक बैठक से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। तो ऐसे में आपको लग रहा होगा कि संविधान सभा का जो व्यवहार है वो स्वतंत्र नहीं है। तो अगर प्रत्येक बैठक के आयोजन से पहले अगर आपको सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है तो हस्तक्षेप तो है। लेकिन आप ये भी तो देखो कि आलोचकों को थोड़ा ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान के निर्माण की प्रक्रिया आप कहां से कहां लेते हैं। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है, संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है आप कहां से कहां लेते हैं। तो भाई रफली अगर हम बात करें तो 1946 से आप कहां लेके जाते हैं? 1949 तक आप लेके जाते हैं। यानी कि 1946 से आप कहां लेके जाते हैं? 1949 तक आप लेके जाते हैं। हमने मान लिया आपकी बात। लेकिन आप एक बात तो देखो कि 1947 में जैसे आप क्या बात जोड़ेंगे?
भारत की स्वतंत्रता का धरातल आप जोड़ेंगे, भारत की स्वतंत्रता का धरातल आप जोड़ेंगे, तो यहां जो आलोचक हैं वो अपने आप ही हार रहे हैं। मतलब मेरा क्या नहीं है कि आपको संपूर्ण तौर पर यह बात नहीं कहनी चाहिए। अगर हम आपकी आलोचना को थोड़ी तवज्जो भी देने की कोशिश करें तो तवज्जो हम केवल क्या है 1946 से लेकर के 1947 तक ही दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि संविधान सभा को जो पूरा व्यवहार रहा है, यानी कि संविधान सभा का पूरा व्यवहार जो रहा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो पूरा व्यवहार रहा है, अगर आप उस पूरे व्यवहार के प्रत्येक कोने में अंग्रेजों के हस्तक्षेप को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हमको आपके साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, हम मानते हैं यह बात सच है, लेकिन यह बात आंशिक तौर पर सच है। हमने क्या कहा, यह बात आपकी सच है कि प्रत्येक बैठक से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन यह बात सच कहां से कहां होगा, 1940 से लेकर के 1947 तक ही होगा। तो आपकी जो आलोचना है वो संपूर्ण तौर पर सामने आ जाती है कि आप तो ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि भारतीय संविधान सभा को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में, किसी भी समय काल में हमको एक संप्रभु निकाय नहीं कहना चाहिए। आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, आपको संप्रभु निकाय कहना चाहिए। अगर हम आपकी आलोचना को मानने का प्रयास करेंगे तो हम तो आंशिक तौर पर ही मान के चलेंगे, संपूर्ण तौर पर मान के नहीं चलेंगे, क्योंकि 1947 से लेकर के 1949 के बीच में भारतीय संविधान सभा ने बिल्कुल एक संप्रभु निकाय के रूप में कार्य किया है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष में 2 प्रकार के वाक्य जोड़ना शुरू करो। भारतीय संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी, भारतीय संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी। इसके बारे में आप क्या बात करेंगे, आप ये बात करेंगे कि भारतीय संविधान सभा के व्यवहार पर कुछ समय तक अंग्रेजी हस्तक्षेप बना रहा, लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता का धरातल आपके सामने आया वैसे ही भारतीय संविधान सभा ने एक संप्रभु निकाय के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। और अगर इस आलोचना को आपको थोड़ी भी तवज्जो देनी हो तो 1946 से लेकर के 1947 के मध्य ही देकर के चलेंगे। भारतीय संविधान को बनाए जाने का जो संपूर्ण समय आपके सामने आता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का, उस पूरे संपूर्ण समय को आधार बनाते हुए आप कभी भी यह कहने का प्रयास नहीं करेंगे कि आलोचना सच है। लेकिन आई थी तो उसका प्रत्येक प्रकार का जो आपका पक्ष है, वो प्रत्येक प्रकार का जो पक्ष है वो हमने आपके सामने क्या यहां पर दिखा दिया है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको परीक्षा में जो लैंग्वेज बनेगी उसके हिसाब से आप इस बात का ट्रीटमेंट कर पाएंगे, आपको परेशानी का भाव पैदा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको क्या है, परेशानी का भाव यहां पर पैदा नहीं होगा और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब एक आलोचना, ये तो क्या ठीक है, अब एक आलोचना आपके सामने क्या आती है कि यहां पर संविधान सभा की एक अन्य आलोचना का धरातल, एक अन्य आलोचना का धरातल, संविधान सभा की एक अन्य आलोचना का धरातल। तो यह कहा गया, आप जानते हैं कि संविधान सभा में जो आपके कुल सदस्य संख्या रही, तो कुल सदस्य संख्या क्या रही आपकी, 389 रही। क्या रही भी, 389 रही। अब 389 में से 93 जो आपके सदस्य हैं, है ना, जो कहां से आने थे आपके, इसको जोड़ी मत, है ना। 93 सदस्यों का क्या होना था, उनको मनोनीत किया जाना था। तो संविधान सभा की जो एक अन्य आलोचना का धरातल हम जोड़ के चल रहे हैं, तो हमको इन 93 सदस्यों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यानी कि यह कहा गया था कि 93 सदस्यों का नॉमिनेशन देशीय रियासतों से होना था, इस बात को हमें यहां पे नहीं जोड़ के चलना है। हमें क्या जोड़ के चलना है कि 296 जो आपके सदस्य हैं, 296 सदस्यों का क्या होना था, आपका निर्वाचन होना था। और निर्वाचन कैसे होना था, यह हमने अभी अभी आपको क्या हल्का सा बता भी दिया है। तो हमारी कैलकुलेशन जो जाएगी वो 296 सदस्यों पर जाएगी। अब ये जो आपके 296 सदस्य हैं, 296 सदस्यों में से 208 जो आपके सदस्य हैं वो किसको मिले हैं, वो किसके हैं, वो कांग्रेस के हैं। वो किसके हैं, कांग्रेस के हैं।
वो किसके हैं? कांग्रेस के हैं। और अगर वो कांग्रेस के हैं तो यहां पर आप किसको जोड़ के चलेंगे? ग्रेनवाइल ऑस्टिन को जोड़ के चलेंगे। आप किनको जोड़ के चलेंगे? यहां नाम दिखा दो, ग्रेनवाइल ऑस्टिन को आप जोड़ के चलेंगे। और ग्रेनवाइल ऑस्टिन ने क्या कहा था? यह कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है, संविधान सभा ही कांग्रेस है, संविधान सभा ही कांग्रेस है तथा कांग्रेस ही भारत है, तथा कांग्रेस ही भारत है, तथा कांग्रेस ही भारत है ना। यानी कि ग्रेनवाइल ऑस्टिन की आलोचना किस रूप में आती है? ग्रेनवाइल ऑस्टिन की आलोचना इस रूप में आती है, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान सभा में कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा। संविधान सभा में कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा। संविधान सभा में कांग्रेस का ही क्या रहा? प्रभुत्व रहा। यानी कि ग्रेनवाइल ऑस्टिन साथ ही साथ आपको यह समझाने की बात कर रहे हैं कि बाकी जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बाकी जो आपके राजनीतिक दल हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस की तुलना में काफी कम मिल पाया। कांग्रेस का बोलबाला संविधान सभा में रहा। तो अगर कांग्रेस का बोलबाला संविधान सभा में रहा तो संविधान को बनाए जाने की प्रक्रिया में जिस विचारधारा को आप सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने की बात करेंगे, वो विचारधारा भी किसकी मानी जाएगी? कांग्रेस की ही मानी जाएगी। यानी कि ग्रेनवाइल ऑस्टिन साथ ही साथ आपको समझाने की बात कर रहे हैं कि अगर अन्य राजनीतिक दलों को भी संविधान सभा में ठीक ठाक प्रतिनिधित्व मिलता तो अन्य प्रकार की विचारधाराएं भी क्या है, संविधान को बनाए जाने की प्रक्रिया में अपना योगदान देने की बात करती। बैलेंस नहीं बन पाया, मामला किसका रह गया? सेंट्रलाइजेशन का रह गया। और इस बात को हम मान के भी चलते हैं। यहां तो जो आपके ग्रेनवाइल ऑस्टिन है ये सही बात कर रहे हैं, आप भाव को समझो। क्योंकि कांग्रेस के पास 208 है, 296 में से सबसे लार्जेस्ट मेजोरिटी किसकी? कांग्रेस की है। तो अगर संविधान को बनाए जाने की प्रक्रिया का जिक्र आप करोगे तो संविधान को बनाए जाने की प्रक्रिया में कांग्रेस की विचारधारा को ही आपको सर्वोत्तम प्राथमिकता देनी पड़ेगी। अगर अलग अलग प्रकार की जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर उनको भी संविधान सभा में एक इफेक्टिव मेजोरिटी मिल जाती, एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मिल जाता, तो वो जो अन्य प्रकार के राजनीतिक दल यहां पर आते, उनकी जो विचारधाराएं हैं वो भी संविधान को बनाए जाने की प्रक्रिया में अपनी बड़ी भूमिका निभा देती। एक ही विचारधारा सबसे ज्यादा रही, वो किसकी रही? कांग्रेस की रही। तो इसमें यह लिखा जाता है कि भारतीय संविधान सभा की जो आलोचना है उसमें अगर हम इस बात को कैलकुलेट करते हैं कि टोटल जो आपके सीट्स हैं 389 हैं, तो हमें 93 से यहां पे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें मतलब किस चीज से होना चाहिए? 296 से होना चाहिए। 296 का इलेक्शन होना था, रिजल्ट आया साहब, और जब रिजल्ट आया तो 208 पर कांग्रेस आ गई, यानी कि कांग्रेस के बोलबाला। तो जो आपके ग्रेनवाइल ऑस्टिन है उन्होंने साफ साफ कहा है ना कि संविधान सभा ही कांग्रेस है तथा कांग्रेस ही क्या भारत है। लेकिन इस बात को आप कैसे लेके चलेंगे वो हमने आपको समझाने का कार्य कर दिया है कि वो ये भी समझाना चाहते हैं कि केवल एक ही विचारधारा की प्राथमिकता रही, अन्य विचारधाराओं को संविधान बनाए जाने की प्रक्रिया में अपना योगदान देने का मौका मिला ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे एक बात कही जाती है इसमें कि संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व रहा, वकीलों का प्रभुत्व रहा, वकीलों का प्रभुत्व रहा, है ना। संविधान सभा में क्या वकीलों का प्रभुत्व रहा। और यह बात आपको इस नाते भी समझ में आ जानी चाहिए कि अगर संविधान सभा में 208 सीटों पर कांग्रेस है तो कांग्रेस के अंदर के जो लोग हैं वो जाने माने जो आपके एडवोकेट्स हैं वो हमेशा से रहे। तो यहां पर हमको यह कह के चलना पड़ेगा कि संविधान सभा की एक अन्य आलोचना का धरातल जिसमें हम ये कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि वकीलों का प्रभुत्व रहा, तो भैया जी आपने क्या दिया? आपने संविधान सभा की भाषा को क्या बना दिया? कठोर बना दिया। संविधान सभा की भाषा को संविधान की भाषा को जटिल बनाने का कार्य किया।
संविधान की भाषा को जटिल बनाने का कार्य किया। संविधान की भाषा को जटिल बनाने का कार्य किया। वो बात अलग है कि आपने बाद में व्यवस्थाओं को जोड़ा कि न्यायपालिका क्या है, संविधान की बातों का व्याख्या करके चलेगी, संविधान की जो कठोरता है उसको अपनी व्याख्याओं के माध्यम से क्या है हल्कापन देने का प्रयास करेगा। लेकिन आलोचक कहां मानते हो, तो अपनी बात कह देते हैं। हाँ, हर किसी को रोका थोड़ी ना जा सकता है, हर किसी की विचारधारा अलग प्रकार की होती है। हर व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन अपने हिसाब से करता है। तो अच्छा कहेगा तो ये उसका मामला है, बुरा कहेगा तो ये भी उसका मामला है। तो वकीलों का प्रभुत्व रहा तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा आपके संविधान पर कि संविधान की भाषा क्या हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, जटिल हो जाएगी। और है समझो मेरी बात। हम कहते रहते हैं कि स्वतंत्र भारत के आलोक में न्यायपालिका के समक्ष जो सर्वाधिक मात्रा में आर्टिकल किया 19(1)A गया और उसमें इतना ही लिख के छोड़ दिया, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा हुई, चलो विचार को तो हम समझ लेंगे, लेकिन अभिव्यक्ति में क्या क्या शामिल होगा ये तो हमारे संविधान के निर्माणकर्ताओं ने बताया ही नहीं। तो कहते हैं कि स्वतंत्र भारत के आलोक में एक लंबे समय तक न्यायपालिका के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1)A रहा। लोग लगातार न्यायपालिका को अप्रोच करते रहे कि भैया जी हमें समझा दो कि हमारी अभिव्यक्ति में क्या क्या शामिल है। अब एक नाम आते हैं यहां पर, संविधान सभा की एक अन्य आलोचना का धरातल, एक अन्य आलोचना का धरातल, एक अन्य आलोचना का धरातल, संविधान सभा की एक अन्य आलोचना का धरातल। और एक नाम आपके सामने आते हैं, ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं, इनको कहा जाता लॉर्ड विंसकाउंट। क्या कहते हैं, लॉर्ड विंसकाउंट। इन्होंने भारतीय संविधान सभा को एक हिंदू निकाय कहा, एक हिंदू निकाय कहा, एक हिंदू निकाय कहा, एक हिंदू निकाय कहा। अब इन्होंने अगर भारतीय संविधान सभा को एक हिंदू निकाय कहा तो एक कारण तो आप ये जोड़ लेंगे कि क्या समझाना चाहते हैं। एक कारण तो आप ये जोड़ के चलेंगे कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार ही कर दिया था। कहानी आपको पता होगी, संविधान सभा का बहिष्कार ही कर दिया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार ही कर दिया था, बहिष्कार ही कर दिया था, है ना। और अगर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार ही कर दिया था तो जो आपके लॉर्ड विंसकाउंट हैं उनकी बात हल्की हल्की क्या है, ठीक सी प्रतीत हो रही है ना। क्योंकि जब जिन्ना को यह लगा कि संविधान सभा में हमको तो मेजोरिटी मिला ही नहीं है और संविधान सभा में मेजोरिटी का प्रयोग करके हम पाकिस्तान की डिमांड को प्रमोट करना चाहते थे, लेकिन संविधान सभा के अंदर हमारा जो परफॉर्मेंस है गठन की प्रक्रिया में अच्छा नहीं है, तो बाद में जिन्ना साहब ने, आपको याद होगा कि 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की शुरुआत कर दी थी और उससे पहले क्या है, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। यानी कि मुस्लिम लीग ने जैसे ही संविधान सभा का बहिष्कार किया तो फिर आपको कहने का मौका मिल जाएगा। यानी कि लॉर्ड विंसकाउंट एक बात तो आपको यही समझाना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। दूसरी बात, इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो हल्का सा आप इनकी आलोचना को तवज्जो दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। लेकिन दूसरी बात वो गलत कह रहे हैं। उनका मानना यह है कि कांग्रेस के पास कितना है, उनका मानना यह था कि कांग्रेस के पास कितना है भी 208 है ना। और अगर कांग्रेस के पास 208 है तो वो ये कहना चाहते हैं अपने आलोचना में, है ना, उन्होंने कांग्रेस को एक हिंदूवादी संगठन माना, कांग्रेस को एक हिंदूवादी संगठन माना,
कांग्रेस को एक हिंदूवादी संगठन माना, तो इसका मतलब यह है कि अगर इस बात को आप जोड़ेंगे किसके साथ, लॉर्ड विस्काउंट के साथ, तो ये बात हमको क्या है समझ में नहीं आती है। चलो ये बात तो हम आपके मान लेंगे कि अगर आपने भारतीय संविधान सभा को एक हिंदू निकाय कहा, एक हिंदू बॉडी आपने कहा, तो ये बात तो हम आपके मान लेते हैं कि आप संभवतः ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। ये बात हमको समझ में आ रही है, लेकिन आप यहां पर एक इशारा और करने की कोशिश में थे कि आपने ये माना कि कांग्रेस के पास कितना है, 208 है, और कांग्रेस के पास अगर 208 है तो आप कांग्रेस को एक हिंदूवादी संस्था मान रहे हैं। नहीं, यह गलत है, यह कहना उचित नहीं है, यह कहना गलत है। कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर आप हिंदूवादी संस्था नहीं कहेंगे। मुस्लिम समुदाय के जाने माने राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता हमेशा अपना जुड़ाव कांग्रेस के साथ करके चले, और संविधान सभा में ऐसे कई सारे नाम आपको मिल जाएंगे, कई सारे नाम ऐसे आपको मिल जाएंगे जो हमेशा से राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता माने गए। तो कांग्रेस को हिंदूवादी निकाय कहना, हिंदूवादी संस्था कहना और कांग्रेस के बहुमत को ही आधार बना करके भारतीय संविधान सभा को हिंदूवादी निकाय कहना या हिंदूवादी संस्था कहना, यह हमको ठीक नहीं लगता है और आपको भी ठीक नहीं लगना चाहिए। क्योंकि ये तो माना जाएगा कि ठीक है, अगर आपका भाव ये बनता है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था तो इसको तो हम मान लेंगे, लेकिन अगर इसका पूरा प्रभाव कांग्रेस पर डालना चाहते हैं ये कहते हुए कि कांग्रेस हिंदूवादी संगठन है, कैसे नहीं है। लेकिन परीक्षा में तो सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा की आलोचना करते हुए निम्न में से किस व्यक्ति ने उसे एक हिंदू बॉडी माना, हिंदू निकाय कहा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, लॉर्ड विस्काउंट जो है। यहां पर आपके जो है प्रॉपर आंसर क्या है हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का व्यवहार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ग्राउंड पर संविधान सभा की डिमांड को प्रमोट किया जाना, भारतीय संविधान को बनाया जाना, ये सारी चर्चाएं दुष्यंत सिविल क्लासेस पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हमने आज के चर्चा में उनको रिपीट नहीं किया, बल्कि आपको बता दिया है कि संकलन बैच के आलोक में जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी वो पुरानी कक्षाएं संविधान सभा को लेकर के आपको हम क्या उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन भारतीय संविधान की विशेषताओं में संविधान सभा की जो आज की कैलकुलेशन रही ये थोड़ी अलग रही, है ना। और इसमें हमने ये प्रयास किया कि अगर अचानक से इस प्रकार की शब्दावलियां आपके सामने आ जाएं या अचानक से ये तमाम प्रकार के ग्राउंड आपके सवाल में आ जाएं, क्योंकि तैयारी जो है ना वो संभावनाओं के आधार पर की जाती है। तैयारी जो है वो संभावनाओं के आधार पर की जाती है और संभावनाएं जो हैं हमारी हमेशा विस्तारित होनी चाहिए, संक्षिप्त नहीं होनी चाहिए। तो हम तो ये संभावना लेके चल रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए, हो सकता है कि इस प्रकार की शब्दावलियों पर आधारित सवाल आपको आपकी परीक्षाओं में मिल जाएं, और यदि ऐसा हुआ तो आपको असुविधाओं का सामना नहीं करना चाहिए, आपको हार का सामना नहीं करना चाहिए, आपको व्यवस्थित व्यवहार करके आना पड़ेगा। यह उद्देश्य इस कक्षा का रहा और हम पूरा ये मान के चलेंगे कि कक्षा आपको अच्छी लगेगी, कक्षा आपको क्या है गहराई में जागरूक करके चलेगी। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।